तो गाइस क्लास 10th के पहले लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर होने वाला है संसाधन एवं विकास, या फिर ऐसे हम लोग सीधी भाषा में बोलते हैं संसाधन एवं विकास। ठीक है, तो तब भी सेम ही बोलते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इस चैप्टर का जैसे कि हमें नाम दिखता है, इस चैप्टर का नाम हमारा क्या है? संसाधन एवं विकास। तो विकास अगर हम लोग बात करें तो विकास को अगर हम लोग बहुत डिटेल से समझें तो विकास क्या है? तो सीधी भाषा में कहा जाए तो डेवलपमेंट। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं अपनी दिन की जीवनचर्या में कि पहले के समय पे हम लोग कैसे जमीन पे चलते थे और आज का समय देखते हैं हम लोग, तो फिर विकास हमारे समाज के अंदर हो चुका है बहुत ज़्यादा। कि कभी इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि कभी वो आसमान की सैर कर पाएगा, कभी उड़ पाएगा। तो आदमी देखता था कि तितलियां उड़ती हैं, पक्षी उड़ते हैं, और वो सोचता था क्यों मैं क्यों नहीं उड़ पाता। तो फिर आज के समय पे हम लोग इस दौर पे आ चुके हैं कि हर व्यक्ति उड़ सकता है। भैया आपके पास कुछ हजार पैसे होने चाहिए टिकट के लिए, जो कि आप प्लेन वगैरह में उड़ती हैं, वरना हेलीकॉप्टर तो फिर मतलब फेयर वगैरह में चले जाइए, कोई बहुत बड़ी सिटी में तो आराम से मिल जाती है आपको, कि चक्कर कटवा देंगे, आपको घुमा देंगे। तो आज के समय पर बहुत सारी चीज़ें संभव हैं जो आज से हजारों साल पहले नहीं थी, या कुछ दशकों पहले संभव नहीं थी। तो क्यों हम लोग आज इतने ज्यादा विकास हो पाए हैं? क्योंकि हमने किस चीज का इस्तेमाल किया है। तो आज के समय पर हम लोग देखते हैं विकास, और वो विकास हजारों सालों में हमने किससे किया है? संसाधन से किया है। तो इसलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं क्योंकि हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि जो संसाधन है उनका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, और कितना करना है, और कब नहीं करना है उनका संसाधन का उपयोग। तो इस चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, और कैसे हम लोग संसाधनों का दुरुपयोग करेंगे, करते हैं और करते आ रहे हैं, तो उनको कौन कौन सी चीजों को रोकेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, संसाधन जो कि हमारे हेल्प करते हैं हमें विकास करने में, तो वही होते हैं। इसकी परिभाषा के ऊपर अगर हम लोग जाएं तो संसाधन की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है। यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज, ये जैसे कि मैं ये चाबी लिए हूं, तो ये भी मेरे लिए एक संसाधन का काम है। ये किससे बनी है? लोहे से बनी हुई है। और ये लोहा कहाँ मिला? मुझे एनवायरनमेंट के अंदर मिला। और इससे मैं क्या कर सकता हूँ? इससे मैं अपनी गाड़ी को चालू कर सकता हूँ। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर हर वो चीज जो जो मौजूद है वो हमारे संसाधन कहलाती है। और क्या हम लोग इतनी एक दो लाइन लिख दें तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा? क्या ये चीज संसाधन कहलाएगी? पूरी पूरी डेफिनेशन कहलाएगी संसाधन? तो हम लोग कहेंगे नहीं, ये संसाधन की अच्छी और सही परिभाषा नहीं कहलाएगी। इसके लिए हमें दूसरा पॉइंट भी जोड़ना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। ऐसे मतलब अब हमारी कोई ज़रूरत है, मान चलिए कि अब मैं सोच रहा कि भैया मैंने गाड़ी तो बना ली, अब मैं सोच रहा कि भैया जब मुझे जाना होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, वरना गाड़ी तो परमानेंट चालू रहेगी, और परमानेंट चालू रहेगी तो उसमें पेट्रोल लगता रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जिससे कि मैं उसका प्लग बंद कर दूं, क्योंकि अगर मैं बार बार तार छूंगा तो खराब हो जाएगा। तो मैं उसमें एक स्विच बना देता हूं जो कि इस चाबी से शुरू होगा, और इस चाबी के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा? मेटल चाहिए पड़ेगा। और वो मेटल मिलेगा कहाँ पे? धरती खोदेंगे, माइनिंग करेंगे, माइनिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है? लोहा मिलता है, उस इस्पात तैयार होता है हमारा। तो ऐसे करके वो हमें लोहा प्राप्ति होगी, और हमारा क्या होगी? मेरी आवश्यकता पूरी हो गई। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कोई भी वस्तु जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कहते हैं। तो अब मुझे चाबी की जरूरत थी, और मुझे अब उपलब्ध क्या था? मेरे पास उपलब्ध क्या था? लोहा उपलब्ध कहाँ था? एनवायरमेंट के अंदर, यानी कि हमारे पर्यावरण के अंदर मिला, और वो मेरी आवश्यकता को भी पूरा कर रही थी। तो अब इसके भी तीन परिप्रेक्ष हैं। तो अब ये तीन चीज होने चाहिए, तभी हम लोग बात करें तभी वो संसाधन कहलाएंगे। संसाधन कब कहलाएंगे? कि वो प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजिकली अफोर्डेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली हमारे पास आ जानी चाहिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि पहले के समय पे अगर हम कपड़े बनाते थे तो फिर हमें कपड़े बनाने में कितना समय लगता था? महीने भर लगता था, 2 महीने लगते थे कुछ कपड़े, मतलब बहुत सारे कपड़े बनाने हो। और आज के समय पे हम लोग देखें कि हम लोग इतना सारे कपड़े एक साथ बना सकते हैं, 1 घंटे के अंदर लाखों अरबों कपड़े बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। तो हम लोग बात करें उसका प्रौद्योगिकी भी होना चाहिए, और दूसरा क्या है? सांस्कृतिक रूप से अपनाई भी जानी चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी संसाधन तब तक संसाधन नहीं कहलाएगा जब तक कि उसे सांस्कृतिक रूप से हम लोग मान्यता नहीं देते। जैसे कि अगर हम लोग बात करें संसाधन, जैसे कि अगर आपको पता हो कि गाय हमारी माता है, तो हमारे कल्चर में माना जाता है उन्हें, हमें इंडियंस के कल्चर में गाय को मतलब इतना ज्यादा नहीं खाया जाता है, या फिर उनको हम लोग किल नहीं करते हैं। पर हम लोग बात करें जो दूसरी फॉरेन कंट्रीज होती हैं, वहां पे धड़ल्ले रूप से गाय को खाया जाता है।
ठीक है। तो फिर एक तरीके से अब हमारा कल्चर क्या उस चीज को अपना पाएगा? नहीं अपना पाएगा। पर अगर हम लोग बात करें वही दूसरी कंट्रीज की बात करें, जैसे कि अमेरिका हुआ या फिर दूसरी कंट्रीज हुई जहां पे बीफ खाया जाता है, तो वहां पे वो संसाधन कहलाया जा सकता है, क्योंकि वो उनकी कल्चरली एक्सेप्टेबल चीजें हैं, और पर यहाँ पे नहीं है। और इसलिए हम लोग बात करें वो कल्चरली भी अडॉप्ट होना चाहिए। और तीसरा ये कि आर्थिक रूप से संभव होना चाहिए। जैसे मान चलिए कि मुझे निकालना था ये लोहा, लोहे की वैल्यू है कितनी, 5 रुपए। अब भैया मैं गड्ढा खुदवाऊं, अब मैं इतने से लोहे के लिए मैं पूरा गड्ढा खुदवाऊं, पूरी जमीनें खुदवाऊं, तो अब मेटल बहुत सारी मात्रा में निकाला जाता है, पर मैं केवल इतने से मेटल के लिए बहुत सारा खर्चा कर दूं। जैसे 10 रुपए की चीज थी, अब मैंने उसको निकलवाने के लिए मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए, तो वो संसाधन नहीं कहलाएगी, वो मेरे लिए मेरा बहुत घातक हो जाएगी मेरे लिए। तो संसाधन वही चीज कराइए कि भैया आर्थिक रूप से संभव है या नहीं है। अगर 5 रुपए की चीज के लिए मुझे 50 रुपए खर्च करने पड़ा तो वो चीज खराब है मेरे लिए, और वो संसाधन नहीं कहलाएगी, वो मेरे लिए खर्चा कहलाएगी। क्लियर? तो संसाधन की परिभाषा उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो कि संसाधन होता क्या है एक्चुअली। तो मित्रों और मित्राणियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं संसाधनों के प्रकार के बारे में। तो संसाधन के हम लोग अगर बात करें कि संसाधन के अलग अलग प्रकार कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं, उनको हम लोग पूरे चैप्टर को एक समरी की तरह पे हमने वर्गीकृत कर दिया है कि अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं संसाधन के। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हमें दिया गया है यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार का मतलब क्या होता है कि उनका जन्म कैसे हुआ, यानी कि बने किससे हैं। तो जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। तो जैविक मतलब जिंदा जीवों से मिले होते हैं, और जीव मतलब कि जैसे मिट्टी हुई, हवा हुई, पानी हुआ, तो इनसे, तो ये क्या है, जैविक संसाधन है। ठीक है। समावयवता के आधार पर, यानी कि कोई संसाधन दोबारा से नवीकरण हो सकते हैं या नहीं सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे कि सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, तो उनसे। और अनवीकरण मतलब पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो उसके उसके बेसिस पर। ठीक है, तो ऐसे करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग बात करें स्वामित्वता के आधार पर, यानी कि उसका मालिक कौन है, मालिकता के आधार पर। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई, सामुदायिक मतलब कोई किसी कम्युनिटी की हुई। तीसरा लिखा है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब देश की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किस किस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चौथा, विकास के स्तर पर, विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन कौन से हो सकते हैं, विकसित कौन से हो सकते हैं, भंडार कौन से हो सकते हैं, संचित कोष कौन से होंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग एक तरीके से समरी टाइप में, आप लोग समझते नहीं है, जो समरी होती है वो चाहे पूरे चैप्टर की समरी, एक तरीके से यही मान लीजिए कि यही समरी है पूरे चैप्टर की। क्लियर हुआ? तो इन्हीं की बेसिस पढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। इनके जैविक और अजैविक संसाधन के बारे में समझेंगे, ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इनके बारे में बहुत गहरी नॉलेज लेंगे हम लोग। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, यानी कि उनका जन्म कैसे होता है, कहाँ से आते हैं वो, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके आधार पर हम लोग संसाधनों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहले लिखा है हमारा जैव संसाधन। जैव मतलब इतना समझ लीजिए जीवित, क्या जीवित मतलब जिंदा रहने वाला, यानी कि लाइव। वैसे संसाधन जीव जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से आते हैं, यानी कि जिंदा लोगों से आते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें उदाहरण, मनुष्य जिंदा है, वनस्पतियां जो प्लांट होते हैं वो जिंदा है, मछलियों से दवाइयां बनती हैं। जो ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वही तो सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी तो क्या हुए, रिसोर्सेज तो हुए। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं अजैव संसाधन क्या होते हैं। वैसे संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी। अब इनके अंदर जान नहीं होती है, पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है। अगर हमें बर्तन बनाना है तो भैया मिट्टी तो चाहिए पड़ेगी, पेड़ उगाने हैं तो मिट्टी तो चाहिए पड़ेगी, अगर सांस रहना, जिंदा रहना है तो सांस तो लेनी पड़ेगी, हमारे काम भी तो आ रहे हैं। पानी भी तो चाहिए पड़ेगा, धातु भी चाहिए पड़ेंगे, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब हमारे संसाधन ही तो हैं। मशीनें तो भैया धातु ही से बनती हैं, पत्थर नहीं होंगे तो घर किससे बनाएंगे। ठीक है, और यही हमारे क्या होते हैं, जैव संसाधन होते हैं। यानी कि कुल मिला के इतना समझ लीजिए, जो जिंदा जीव होते हैं वो जैव संसाधन होते हैं, और जो जिंदा नहीं होते हैं, जो मृत निर्जीव पदार्थ हैं, वो अजैव संसाधन के अंदर आते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण में ही पाए जाते हैं और हमारे काम भी आते हैं। तो ये होती है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। ठीक है, तो कई सब हम लोग बात करने वाले हैं
समावयवता के आधार पर संसाधनों के प्रकार, यानी कि कोई भी हम लोग बात करें हमारे संसाधन जो कभी खत्म हो सकते हैं या कभी खत्म नहीं होंगे, कुछ किसी भी तरीके से उनके बेसिस पर बात करते हैं। तो जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जिन्हें नवीकरण कर सकते हैं हम लोग, तो उनके बारे में देखते हैं। तो नवीकरण योग्य संसाधन कौन कौन से होते हैं? ऐसे संसाधन को नवीकरण योग्य संसाधन जिन्हें जिन्हें हम भौतिक या रासायनिक यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो भैया जैसे कि हम लोग बात करें हजारों सालों तक चलने वाले हैं, जो कि हमारे, जैसे कि अब मान चलिए कि अगर हमें बिजली बनानी है तो बिजली हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे छत के ऊपर पंखा लगा दिया, तो जरा बड़ा सा पंखा लगा दो तो घूमता रहेगा, तो उससे क्या होगी? बिजली उत्पन्न होगी। घर के ऊपर सौर ऊर्जा प्लेट लगा दो तो उससे क्या होगी? बिजली उत्पन्न होगी। तो हम लोग यांत्रिकी तरीके से ही तो भैया बिजली बना रहे हैं। अब भैया सूरज की रोशनी तो हजारों सालों तक खत्म नहीं होने वाली है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग बहुमाली संसाधन का ही तो काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं अनावीकरण योग्य संसाधन, यानी कि ऐसे पदार्थ होंगे अब जिनको हम लोग बात करें सालों दर सालों तक बनने में समय लगता है। जैसे हम लोग बात करें पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो इनको बनने में हजारों सालों का समय लगता है। क्या लगता है? हजारों सालों का समय लगता है। इसलिए हम लोग बात करें कि इनको बनने में हजारों सालों का वक्त लगता है, तो इसलिए हम इसे आसानी से नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग करोड़ साल तक हम तो रहने वाले नहीं हैं। अब तो आदमी की मुश्किल दिखती है 100 साल उम्र, तो भैया करोड़ साल तक कहाँ से रहेंगे? तो अनवीकरण योग्य संसाधन क्या होते हैं? कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीके से नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, धातु आदि, ठीक है। तो जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, तो भैया ये भी है, भैया जीवाश्म से मिलते हैं। आई मीन उससे मिलते, क्रूड ऑयल बोलते हैं इसे हम लोग अंग्रेजी में। तो इसे हम लोग बात करें बनने में हजारों सालों तक का समय लगता है। जैसे कोल हुआ या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हुए, तो बहुत सालों साल लगते हैं बनने में उन्हें। तो इनको आसानी से नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि बनने में ना हजारों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया लगती है, ठीक है। तो समावयवता के आधार पर भी हमने संसाधन के प्रकार देख लिए।